नमस्कार, न्यूज 18 के खास कार्यक्रम सांसद एट 18 में आपका स्वागत है। मैं हूं संजय कुमार और आज हम पहुंचे हैं जमुई लोकसभा क्षेत्र में। जमुई लोकसभा क्षेत्र में आज हमारे साथ होंगे एनडीए प्रत्याशी और जमुई से लोजपा सांसद चिराग पासवान। अगले 24 घंटे तक हम चिराग पासवान के साथ होंगे और जानने की कोशिश करेंगे उनके असली व्यक्तित्व को। आखिरकार चिराग पासवान कैसी शख्सियत हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सांसद एट 18। चुनाव प्रचार के सिलसिले में सांसद चिराग पासवान पिछले कई दिनों से जमुई में कैंप कर रहे हैं। चुनाव प्रचार के कारण यहां सुबह से ही कार्यकर्ताओं की भीड़ लग जाती है और इस वक्त आप देख सकते हैं भारी संख्या में कार्यकर्ता अपने सांसद चिराग पासवान से मिलने पहुंचे हैं। और ठीक होटल के इस कमरे में हम पहुंचते हैं, काफ़ी संख्या में जो एनडीए वर्कर्स हैं वो पहुंच गए हैं अपने सांसद के बीच और उनसे मुलाकात करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे सलाह मशवरा कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, काफ़ी हैक्टिक शेड्यूल है चुनाव प्रचार का और ऐसे में सांसद अपने कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, जो वक्त मिलता है उससे जो रणनीति होती है उसको शेयर करते हैं। तो चिराग पासवान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिर सी बात है, घर से दूर जमुई में चुनाव प्रचार के सिलसिले में कैंप कर रहे हैं और सांसद चिराग पासवान के बारे में यह कहा जाता है कि ये हेल्थ कॉन्शियस पॉलिटिशियन है। कितना वक्त निकाल पाते हैं अपने बॉडी के लिए, वर्कआउट कर पाते हैं यहाँ पे? वर्कआउट तो खैर बिल्कुल भी नहीं हो पाता चुनाव प्रचार के दौरान। दिन में लगभग 18-18, 20-20 घंटे काम चलता है, तो वर्कआउट तो खैर बिल्कुल नहीं हो पाता। बट मुझे लगता है शायद चुनाव प्रचार में इतना ज़्यादा वर्कआउट की ज़रूरत भी नहीं है। आपकी फिजिकल एक्सरसाइज वैसे ही इतनी हो जाती है जब आप रोड शो करते हैं या जब आप दिन भर कैंपेनिंग में निकलते हैं, तो वैसे ही बहुत फिजिकल वर्कआउट आपका वैसे ही हो जाता है, फिजिकल एक्सरसाइज वैसे ही हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा ध्यान देने की, आज की तारीख में ध्यान देने की ज़रूरत है कि किस तरीके से हम लोग पुनः हमारे आज के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाए और जो पिछले 5 साल में मैंने कार्य किए उनको मैं जनता तक पहुँचाऊँ ताकि उनका विश्वास अगले 5 सालों के लिए पुनः मुझ पर हो। चिराग पासवान चुनाव प्रचार के लिए निकलने वाले हैं और अभी वक्त है नाश्ते का। नाश्ते के लिए वो पहुंच चुके हैं और जाहिर सी बात है, घर का माहौल नहीं है, होटल में कैंप करना पड़ा है चुनाव प्रचार के सिलसिले में जी। और अमूमन जो घर पर आप होते हैं तो नाश्ते में क्या लेना पसंद करते हैं? घर पर जब होता हूँ तब तो खैर काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं। कभी जैसा आपने कहा कि हेल्थ कॉन्शियस हूँ मैं, तो हेल्थ कॉन्शियस हूँ और इसीलिए ध्यान देता हूँ कि जो भी खाऊँ ठीक खाऊँ। तो घर पे तो ऑमलेट, एग्स वगैरह सुबह मम्मी होती हैं वहाँ पे, खास ध्यान रखती वो होती हैं। और बीच में कुछ समय पहले अगर आपने देखा होगा मेरा वेट भी काफ़ी पुट डाउन हो गया था, तो वो घर परिवार वालों का लाड होता है, खासतौर पे मम्मी का होता है। तो सुबह सुबह कभी पराठे भी आ जाते हैं, कभी छोला कुलचा टाइप भी आ जाती है चीज़ें। तो बट मैं ध्यान देता हूँ जब ज़्यादा वेट बढ़ जाता है, जैसे आजकल अब मैं सिर्फ फ्रूट्स पे ही आ गया हूँ वापस, तो दिन भर कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा फल खाऊँ। सेहत का ध्यान रखना ज़रूरी है और इसमें क्या है, सारे आपको विटामिन मिनरल्स भी मिल जाते हैं, तो कहीं किसी तरीके की कमजोरी या थकान भी नहीं महसूस होती है। तो दिन भर के लिए आप चार्ज अप होते हैं जब फूड नाश्ते के दौरान। ऐसी कोई चीज जिसे आप मिस कर रहे हो फिलहाल जमुई में? फिलहाल तो कुछ नहीं, बट जैसा आपने कहा घर का खाना जरूर कहीं ना कहीं मिस करता हूँ। इसलिए जब मैं प्रचार में भी निकलता हूँ तो मैं अपने कार्यकर्ताओं को कहीं पर होता है तो उनको मैं बोलता हूँ कि भाई मुझे अपने घर पे ही खिला देना, दोपहर का लंच करा देना, शाम का नाश्ता करा देना, तो ताकि वो घर के खाने का स्वाद आए। तो बस ये चीज जरूर मिस करता हूँ, घर का खाना, और तो कुछ नहीं ऐसा। आप पेरेंट्स के एक बहुत लाडले बेटे हैं, जहां तक मैं जानता हूँ और दुनिया जानती है जी। चुनाव प्रचार के सिलसिले में कई दिनों से आप जमुई में कैंप कर रहे हैं, मिस करते हैं फैमिली? डेफिनेटली यस। ये कोई डेफिनेटली घर को मिस करता हूँ, मम्मी पापा दोनों को। और क्योंकि हम लोग इतनी क्लोज नेटेड फैमिली है, पापा भी, उन्होंने इतने सालों में, मुझे नहीं याद, इतना बिजी होने के बावजूद मुझे नहीं याद कि वो ऑन अ स्ट्रेच घर से कभी 2 दिन या 3 दिन से ज्यादा दूर रहे हो। वो प्रोग्राम ही अपना ऐसा बनाते हैं कि वो 2 दिन 3 दिन के बाद वापस घर पर आए। और इतना वैसे, और ये चीज मैं उनसे सीखता भी हूँ, टाइम मैनेज जितना अच्छे से वो करते हैं। मुझे नहीं याद आज तक इतने सालों में कि उन्होंने मेरी सिस्टर का, मम्मी का, किसी का भी कोई बर्थडे मिस किया हो या कोई ऐसी इंपॉर्टेंट डेट हो वो उन्होंने मिस की हो। या अब तो अगली भी पीढ़ी हमारे घर पे आ गई, मेरी सिस्टर के बच्चे हैं, मेरा भांजा, मेरी भांजी, उनका जन्मदिन हो या उनके स्कूल का कोई ऐसा इवेंट हो तो कभी भी नहीं आ गया। मेरे स्कूल का कभी कोई ऐसा इवेंट रहा हो जो उन्होंने मिस किया हो। तो यही चीज मैं उनसे भी सीखता हूँ। तो इसलिए बहुत कम ऐसा समय होता है कि जब परिवार अलग बहुत दिनों तक होता है। तो अब क्योंकि मैं एक लंबे समय से, मुझे लगता है कि मोर देन अ वीक हो गया कि मैं यहाँ पे कैंप कर रहा हूँ। 25 तारीख को नामांकन था, उससे पहले ही मैं यहाँ पर आ गया था और अभी 9 तारीख तक, 11 तारीख तक, 12 तारीख तक, बल्कि 12 तारीख तक जब तक वोटिंग नहीं हो जाए तो तब तक मैं यहीं पर रहूंगा। तो ये मुझे लगता है बहुत लंबा गैप है, तो डेफिनेटली मिस करता हूँ सबको। तो हम बता रहे थे कि सांसद चिराग पासवान हेल्थ कॉन्शियस पॉलिटिशियन है और नाश्ते में बिल्कुल देखेंगे सेहत के हिसाब से फ्रूट्स वगैरह वो लेते हैं और
जमुई में काफ़ी गर्मी भी पड़ रही है, काफ़ी हार्ड टास्क है। चुनाव प्रचार करना कोई मामूली बात नहीं है। जब आप सड़कों पर निकलेंगे तब आपको महसूस हो पाएगी जमुई की गर्मी। और बिल्कुल जो नाश्ते में आप सारी चीज़ों को देख रहे हैं, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना बेहतर हो सके, क्योंकि पानी की कमी हो जाती है गर्मी में, तो इस लिहाज से दही वगैरह भी है और यही वो चीज़ें हैं जो वो प्रेफर कर रहे हैं फिलहाल। तो हम दिन भर रहेंगे चुनाव प्रचार के सिलसिले में सांसद चिराग पासवान के साथ और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो चुनाव प्रचार किस तरीके से कर रहे हैं जमुई की जनता में अपना विश्वास फिर से जगाने के लिए। सांसद चिराग पासवान की चुनावी सभा शुरू होने वाली है और चुनाव कार्यक्रम के लिए वो फिर से होटल से निकल पड़े हैं और काफी संख्या में उनके वर्कर्स और समर्थक भी होटल पहुंच गए हैं। यही वो तस्वीर है, आप देख सकते हैं, जो उनके समर्थक हैं, जो उनके वर्कर्स साथ में हैं और एक एक लोगों से वो रूबरू हो रहे हैं। चिराग पासवान, जाहिर सी बात है, चुनाव प्रचार के सिलसिले में हर एक से मिलना जरूरी होता है। जब होटल में न्यूज 18 की टीम पहुंची तो चिराग पासवान 4th फ्लोर पे है और नीचे से लेकर ऊपर तक जो पार्टी के वर्कर्स हैं, एनडीए वर्कर्स हैं और जो उनके समर्थक है काफी संख्या में हैं और उनके वो एक एक शख्स से जो उनके वर्कर्स हैं उनसे वो मिल रहे हैं। और आप देख सकते हैं जो लोग हैं वो अपनी तरफ से उनको तमाम तरह का जो मशवरा है वो दे रहे हैं। और चिराग पासवान इस वक्त गाड़ी में बैठेंगे इस वक्त और जो चुनाव प्रचार के सिलसिले में जो कार्यक्रम तय किए गए हैं उसके अनुसार लोगों से मिल रहे हैं सांसद चिराग पासवान। और एक एक लोग जो हैं वो चाहते हैं कि उनके जो अपने सांसद हैं उनसे वो मिल पाए और अपनी बातों को रख रहे हैं सांसद चिराग पासवान के सामने। और जाहिर सी बात है, जो यूथ है, जो युवा पीढ़ी है, उसे आप देख सकते हैं काफी संख्या में। दरअसल बिहार में जितने युवा नेता हैं उसमें चिराग पासवान की एक अलग छवि है और यही कारण कि काफी संख्या में यूथ जो है वो उनसे मिलने पहुंच रहे हैं चुनाव प्रचार के दौरान। जो आज का चुनाव कार्यक्रम है उसमें एनडीए कार्यालय में उनकी 2 बैठकें होनी है और इसके बाद वो रोड शो भी सिकंदरा में करेंगे। तो हम इस वक्त चिराग पासवान के होटल से जमुई संसदीय क्षेत्र में जो एनडीए कार्यालय है वहां के लिए चल पड़े हैं और बिल्कुल ये गाड़ियों का काफिला है चिराग पासवान का। वो एनडीए कार्यालय में जो बैठक होनी है, 2 बैठकें आयोजित की जानी है और वहां पर लोगों से रूबरू होंगे। इस वक्त हम सांसद चिराग पासवान के काफिले के साथ जमुई के एनडीए कार्यालय में पहुंचे हैं। उनकी प्रचार गाड़ी एनडीए कार्यालय में मौजूद है और गाड़ियों का ये काफिला है और उनके साथ पार्टी के वर्कर्स हैं। फिलहाल कई लोजपा वर्कर्स हमारे साथ हैं। ये बताइए, चुनाव प्रचार में कई दिनों से आप लोग अपने सांसद के साथ होंगे, कैसे ये सिलसिला चल रहा है? ये सिलसिला बहुत ही बढ़िया ढंग से चल रहा है। अच्छा, गर्मी भी काफी है। गर्मी भी काफी है और बहुत मजा भी आ रहा है। ऐसा नहीं कि कोई परेशानी महसूस हो रहा है, एकदम मौज में हम लोग एकदम चुनाव कर रहे हैं। फिर से चिराग। जनमानस आप खुद देखिए, जिधर जाइए उधर सब कोई यही बोल रहा है कि दिल से चिराग फिर से चिराग। अब की बार फिर मोदी सरकार। पूरा जमुई जो है, पूरी जमुई लोकसभा क्षेत्र जो है वो चिरागमय हो चुकी है, नरेंद्र मोदीमय हो चुकी है और यहाँ बाकी कोई नहीं है। और जनता खुद से, वो लोग इतने मतलब उमंग में है, जोश में है कि वो लोग सुबह 6 बजे से हाजिर हो जाते हैं कि सांसद महोदय हमारे यहाँ चलिए, हमारे यहाँ चलिए, हमारे यहाँ चलिए। एक बंगाल में कारखाना है, इसको मेरे बाप रामविलास बाबू जाकर के चालू कर दी। खगड़िया के लौदी के रहने वाले हैं, हम उन्हीं के टाइम पे ड्राइवर है सर। क्या लिखा हुआ है? एमडी सलीम जी सर। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा परिवहन विभाग बिहार सरकार। ये और आप बिल्कुल वर्दी में पहुंचे हैं जी सर, अपना समर्थन देने के लिए। मुंगेर मेरा घर हुआ, काफी प्रभावित है लगता है चिराग जी से। जी अरे ऊपर आसमान नीचे पसमान। पायदान पर जमुई था, 9वें पायदान पर आ गया। अब आने वाले 5 सालों में इसको पहले पायदान पर लेकर जाऊंगा, ये विश्वास आप लोगों को यहाँ पे दिला के साथ। बिल्कुल एनडीए कार्यालय में यदुवंशी समाज के लोगों के साथ सांसद चिराग पासवान मिल रहे थे और इस दौरान कैसा रिस्पांस मिला चिराग जी? देखिए, रिस्पांस बहुत अच्छा और जैसा मैंने कहा कि जात पात धर्म मजहब से उठकर जिस तरीके से लोग इस बार चिराग के नाम पर, चिराग के काम पर मेरे साथ जुड़ रहे हैं और साथ में जिस तरीके से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, और कुछ लोग इस बात को कहते हैं कि शायद 2014 से कम लहर है इस बार हमारे प्रधानमंत्री जी के नाम पर, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ 2014 से ज्यादा 2019 में लहर है। जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी ने योजनाएं बनाई, उज्ज्वला हो, आयुष्मान योजना हो, मुद्रा योजना हो, बिजली विद्युतीकरण जो हर गाँव तक यहाँ पर पहुँचा है, इसके लाभार्थी बहुत हैं और ये ऐसा वर्ग है जो कि 2014 में हमारे साथ नहीं था, तो इसके लाभार्थी बहुत हैं।
इसीलिए पूरे दावे के साथ कहता हूं कि 2019 में 2014 से ज्यादा लहर है हमारे प्रधानमंत्री जी के नाम पर, और जो परिणाम होंगे वो 2014 से बेहतर होंगे। यूथ में तो गजब का क्रेज देखा जा रहा है, खासकर बॉलीवुड स्टार की तरह लोग सेल्फी लेने से नहीं चुके। ये लोगों का सांसद चिराग पासवान की पॉपुलरिटी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि न केवल जमुई के वोटर बल्कि जो पुलिसकर्मी हैं वो भी इनके साथ सेल्फी लेना नहीं भूल रहे हैं। ये क्रेज है, चाहे वो वोटर हों या फिर जो पुलिसकर्मी हो। देख सकते हैं किस कदर अपने सांसद को अपने मोबाइल में अपनी तस्वीरों में कैद करना चाहते हैं वो। और फिलहाल जो पुलिसकर्मी हैं वो जो सांसद चिराग पासवान हैं उनके साथ लगातार सेल्फी लेने में जुटे हैं। जमुई से सांसद चिराग पासवान इस वक्त हमारे साथ हैं और फिलहाल उनसे हम बात करेंगे, कई इश्यूज पे बात करेंगे। सबसे पहली बात यही है कि जब पहली दफा चिराग पासवान जमुई लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने पहुंचे थे तो उस वक्त उनकी आयु मात्र 31 वर्ष थी। पिछले 5 सालों में उन्होंने क्या कुछ सीखा, क्या कुछ अनुभव प्राप्त किया? मैं बहुत कुछ सीखा, और ये हमेशा मैंने माना है कि अनुभव का होना बहुत ज़रूरी है किसी भी क्षेत्र में। जब तक आपके पास अनुभव नहीं है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। जब आप एक लोकसभा का भी आप जब प्रतिनिधित्व करते हैं तो ये 20-22 लाख की जो जनता है आपके लोकसभा की, उनके साथ इन 5 सालों में जो भी अच्छा या बुरा होगा उसके लिए कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप ही जिम्मेदार होंगे। अगर 5 साल में कोई विकास का कार्य नहीं हुआ तो उनकी तो जिंदगी के वो 5 साल बर्बाद हो गए। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो इन 5 सालों में अपने कार्य से मैंने भी बहुत कुछ सीखा। संभवतः कहीं पे मुझसे गलतियां भी हुई होंगी, अपनी गलतियों से भी मैंने सीखने का मैंने प्रयास किया। हाँ, बट इतना ज़रूर है कि एक युवा बनकर आया था और जनता से बस यही आशीर्वाद मांग रहा हूँ कि बुजुर्ग बनकर ही मैं यहाँ से जाऊँ। कोई ऐसा कारण नहीं होना चाहिए कि कभी मुझे जमुई लोकसभा को छोड़ना पड़े। चिराग जी, इस बार जब आपके पिताजी ने हाजीपुर से चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया था तो इस बात की चर्चा चल रही थी, तमाम तरह की अटकलें भी लगाई जा रही थी कि चिराग पासवान इस बार जमुई संसदीय क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ेंगे और हाजीपुर का प्रतिनिधित्व करेंगे, क्योंकि एक बड़ा लगाव रामविलास पासवान जी का रहा है हाजीपुर से। इसके बावजूद आपने जमुई को ही क्यों चुना? नहीं, जैसा मैंने कहा कि एक अपनापन हुआ, लगाव हुआ। 5 सालों से मैं यहाँ पर रहा हूँ, जनता के बीच आता जाता रहा। इस क्षेत्र के विकास के लिए दिन रात, दिल्ली में भी रहता था तो आपने देखा ही होगा, अनुभव ही होगा, दिन रात किसी ना किसी मंत्री के पास, कहीं ना कहीं मंत्रालय में किसी ना किसी अधिकारी के पास कि क्या ऐसी चीज़ है जो मैं जमुई ला सकता हूँ, कौन सी ऐसी योजना है जो मैं धरातल पर उतार सकता हूँ। तो इन 5 सालों में जो एक अपनापन हुआ, मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा विचलित करने वाली बात आ गई थी कि एकदम से जब इस बात का एहसास हुआ कि शायद जमुई के अलावा मुझे हाजीपुर जाना पड़े या कहीं जाना पड़े। हाजीपुर खैर पिताजी ने भी उतने ही अपनेपन से, और हाजीपुर से भी लगाव, एक अपनेपन का राजनीतिक रिश्ता नहीं है कभी भी हाजीपुर से, वह भी मेरा परिवार ही है। पर हाँ, इस परिवार को जो मैंने 5 साल दिए तो मैंने ज़रूर ये चाहा कि अगले 5 साल भी मैं यहीं का प्रतिनिधित्व करूं और जब तक हो सके जमुई का ही प्रतिनिधित्व करूं। अमूमन ऐसा होता नहीं, और एक बतौर पॉलिटिशियन कोई ऐसा लीडर नहीं है जो नामांकन करने के पहले अपने क्षेत्र के वोटर को एक लेटर लिखे। आपने ऐसा किया, जमुई के मतदाताओं के लिए एक आपने पत्र लिखा। इस तरह की बात जहन में कैसे आ गई? ये किसी ने शायद ही ऐसा किया हो। देखिए, जो चीज़ें राजनीति में बहुत टिपिकल वे में फॉलो नहीं करता हूँ। कुछ फिक्स पैटर्न है कि आपको ऐसा करना ही है, ये करना ही चाहिए, उस तरीके से मैं नहीं करता हूँ। मुझे जो सही लगता है और जो मेरे दिल को भाता है वो चीज़ें मैं करता हूँ। मेरे मन में आया कि मैं एक पत्र लिखूँ जमुई की जनता के लिए, और उनसे, जैसा मैंने कहा कि एक व्यक्तिगत लगाव है, यहाँ पे कोई राजनीतिक लगाव नहीं है, व्यक्तिगत लगाव है। आप भी, हम लोग भी अपने घर परिवार में, आजकल तो खैर व्हाट्सएप का माध्यम आ गया, सोशल मीडिया एक्टिव हो गया, पर पहले हम लोग भी चिट्ठियाँ ही लिखा करते थे बचपन में। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं एक बार चिट्ठी लिख के सबको अपने बारे में बताऊँ, पिछले 5 साल में अपना अनुभव उनसे साझा करूँ, आने वाले 5 सालों में मैं क्या करना चाहता हूँ वो उनकी जानकारी में दूँ। तो बस इसी सोच के साथ ये चिट्ठी लिखी थी मैंने। विकास के पायदान पर 99, फिर वहाँ से 9 और अब 1, जी, कैसे संभव है? देखिए, पिताजी से ही सीखा है। जिस तरीके से उन्होंने हाजीपुर लोकसभा का नाम ना सिर्फ देश में बल्कि दुनिया के मानचित्र पर रोशन किया, वही मेरा लक्ष्य है। मुझे खुशी है कि नीति आयोग ने भी इसको सराहा। टॉप 5 जो देश भर के जिले से, बिहार के 38 जिले नहीं, जो देश भर के जितने जिले हैं उसमें से सबसे ज़्यादा तीव्र गति से जो 5 जिले विकास कर रहे हैं उसमें जमुई का भी नाम है। तो ये मेरे लिए एक खुशी की बात है। 99 पायदान से 9वें पर लेकर आया। अब मेरा लक्ष्य यही है कि अगले 5 साल में इसको पहले पायदान पर लेकर जाना है, जमुई को देश की सबसे विकसित लोकसभा बनाना है, ये मेरा लक्ष्य है। आपने उसमें भूल के लिए माफ़ी भी मांगी है कहीं? अमूमन ऐसा पॉलिटिशियन तो करते नहीं है, लेकिन आपने ऑनेस्टली इस बात को एक्सेप्ट किया कि थोड़ी बहुत भूल भी हुई है मुझसे। नहीं, देखिए, बिल्कुल हुई होगी, और मतलब इंसान ही हूँ अंतोगत्वा,
और पहली बार सांसद बना था, अनुभव की भी कमी थी, तो उसमें भूल हुई होगी, त्रुटियां हुई होंगी। कुछ लोग मेरे कार्यशैली से या शायद मैंने कभी कुछ ऐसा कहा होगा, बोला होगा जिससे वो नाराज़ हुए होंगे या दुखी हुए होंगे। और जब आपका क्षेत्रफल इतना बड़ा होता है, मैंने प्रयास बहुत किया कि मैं हर एक जगह जाऊं, पर 2100 गांव हैं, हर गांव में जाना, और जब आप गांव में जाते हैं तो लोगों की अपेक्षा होती है कि आप उनके दरवाजे पर भी जाएं। जब आप उनके दरवाजे पर चले जाते हैं तो अपेक्षा होती है कि आप वहां पर चाय नाश्ता भी करें, पर इनमें से कोई भी एक चीज़ छूट जाए तो कहीं ना कहीं लोग दुखी हो जाते हैं। तो मैंने ज़रूर कहीं ना कहीं इन 5 सालों में मुझे ऐसा लगा कि मैंने अगर किसी का भी दिल दुखाया है, क्योंकि मेरा स्वभाव ऐसा नहीं है, विनम्र स्वभाव का हूँ, हंसमुख स्वभाव का हूँ, तो मुझे ये चीज़ की आत्मग्लानि बहुत ज़्यादा होती है कि कभी अगर किसी का दिल मेरी वजह से दुखे, तो इसीलिए मैंने हर मन से मैं लोगों से मैं इस बात की माफ़ी ज़रूर मैं मांगता हूँ कि अगर मुझसे कभी कोई गलती हुई हो, कोई त्रुटि हुई हो, तो उसके लिए माफ़ ज़रूर करें। जमुई के लिए 3 बड़े काम जो आप शेयर करना चाहेंगे, 3 सबसे बड़े काम। देखिए, 3 सबसे बड़े काम, एक तो 2800 करोड़ की रेल परियोजना जो पूरी चकाई विधानसभा को जोड़ेगी, और उसमें मुझे लगता है कि एक सबसे खूबसूरत बात यह है कि उसी विधानसभा में मेरा आदर्श ग्राम भी आता है, बटिया, जो आदर्श ग्राम के तौर पर हम लोगों ने गोद लिया, और मुझे लगता है कि वो देश का एकमात्र मेरे हिसाब से ऐसा आदर्श ग्राम होगा जो कि गोद लेने के बाद रेल मार्ग से जुड़ने जा रहा है। अब वहाँ पर रेल लाइन जाने जा रही है, स्टेशन बनेगा हमारे वहाँ बटिया में, तो मुझे लगता है ये एक बड़ी उपलब्धि है, और वो रेल परियोजना एक बड़ी उपलब्धि है। 2800 करोड़ की वो परियोजना जिसका कुछ समय पूर्व आदरणीय रेल मंत्री पीयूष गोयल जी उसका शिलान्यास भी करके गए, पहले चरण का कार्य 496 करोड़ रुपए की लागत से शुरू भी हो गया, ये एक बड़ी उपलब्धि मैं मानता हूँ। साथ में मेडिकल कॉलेज, सिर्फ 5 मेडिकल कॉलेज आने थे हमारे प्रदेश में, उन 5 मेडिकल कॉलेज में से एक मेडिकल कॉलेज हमारे यहाँ जमुई में ही खुलने जा रहा है, तो मुझे लगता है दूसरी ये एक बड़ी उपलब्धि है। और क्योंकि मैं पढ़ा लिखा खुद हूँ और पढ़े लिखे परिवार से आता हूँ, तो मेरे लिए शिक्षा का एक अपना महत्व है। मेरे लिए बहुत बड़े ताज्जुब की बात है कि 25 साल हो गए जमुई को लोकसभा बने हुए, और इन 25 सालों में एक भी केंद्रीय विद्यालय जमुई में नहीं था, तो पहला केंद्रीय विद्यालय हम लोगों ने यहाँ पर खुलाया। तो आपने 3 मांगा, 3 ये बड़ी उपलब्धियाँ, पर इसके अलावा पासपोर्ट ऑफिस और FCI का डिविजनल ऑफिस और रेलवे स्टेशन में जो तमाम सौंदर्यीकरण के परिणाम के जो कार्य हो रहे हैं, वो भी उपलब्धियाँ ही हैं, और तभी नीति आयोग ने भी इन कार्यों को सराहा। 3 ऐसे काम जो अधूरे रह गए हों और अब आप उसे पूरा करना चाहते हैं। देखिए, मेरी चाहत थी, मैं चाहता था कि यहाँ पर मैं चाहता था कि मैं यहाँ पर इंडस्ट्रीज लेकर आऊँ, और यहाँ का आर्थिक विकास होना बहुत ज़रूरी है, यहाँ के युवाओं को उनके क्षेत्र में रोज़गार मिलना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मैंने काम किया, पिछले 5 साल भी मैंने इसके लिए प्रयास किया। पर आप जानते हैं कि जमुई जैसे एक नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, लोगों के अंदर निवेश करने को लेकर काफ़ी असुरक्षा का भाव था। मेरे लाख मनाने के बावजूद भी जल्दी कोई तैयार नहीं हुआ यहाँ पर आने के लिए, और उनका आग्रह भी था कि भैया पहले मूलभूत ज़रूरतों का अभाव आप दूर करें। बिजली नहीं थी यहाँ पर, सड़कें यहाँ पर ठीक नहीं थी, तो उसको लेकर भी लोग काफ़ी चिंतित थे। इन 5 सालों में एटलीस्ट मैंने नींव तैयार की, एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर दिया। आप सबका मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि इससे पहले न्यूज़ चैनल्स बहुत कम आते थे यहाँ पर। आप सब के आने के बाद जिस तरीके से नेशनल चैनल्स पे जिस तरीके से जमुई दिखने लगा, उससे लोगों में एक विश्वास जगा, निवेश को लेकर असुरक्षा का भाव हटा। अब कई ऐसे लोग हैं जो कि तैयार हैं यहाँ पर निवेश करने को, उनसे मेरी बात चल रही है। तो आने वाले 5 सालों में मैं चाहूँगा कि जमुई एक तरफ इंडस्ट्रियल हब बने, वहीं दूसरी तरफ एजुकेशनल हब भी बने, उसको भी लेकर मैं चर्चा कर रहा हूँ। यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ और ख़ास तौर पर यहाँ पर महिला कॉलेज की बहुत कमी है, वो एक अच्छे से खुलने की यहाँ पर ज़रूरत है, और PG की पढ़ाई, ये 2 यहाँ पर कमियां हैं जो पिछले 5 साल में मैं चाहकर भी पूरी नहीं कर पाया, पर अगले 5 साल में ये मेरी प्राथमिकताओं में से एक होगा। 2014 में जो स्लोगन था इंडिया का, सबका साथ सबका विकास, कितना साथ हुआ, कितना विकास हुआ, ऑनेस्टली आप शेयर करेंगे? ईमानदारी से मैं बोलूँगा, सबका साथ तो रहा ही है। मुझे लगता है जितनी योजनाएं हैं, कुछ लोग अभी भी इसको एक सांप्रदायिक रंग देने का प्रयास करते हैं, जातीयता के आधार पर बांटने का प्रयास करते हैं, क्षेत्रीयता के आधार पर बांटने का प्रयास करते हैं, पर मैं ईमानदारी से मानूंगा, और क्योंकि मैंने अपने क्षेत्र में अनुभव किया, एक उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए अगर उज्ज्वला योजना है, वो किसी को जाति देखकर उसको वितरित नहीं किया गया, हर जात हर समुदाय के लोगों में उस योजना का वितरण हुआ है। उसी तरीके से विद्युतीकरण की जो योजना है, उसका सौभाग्य योजना का जिस तरीके से हर गांव में बिजली गई, वो टोला देखकर नहीं गई कि इस टोले में नहीं देनी है, उसमें नहीं देनी है, हर एक जगह बिजली पहुंचाई गई। तो मुझे लगता है सबका साथ रहा। और जहां तक रही बात सबके विकास की, मुझे लगता है हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से बड़े बड़े कदम
हमारे आर्थिक सुधार को लेकर आंकड़े खुद दर्शाते हैं, उसको लेकर उठाए हैं। और कई ऐसी योजनाएं, जनधन मुझे लगता है एक सबसे बड़ी योजना, जिसके माध्यम से हम लोग डीबीटी, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, हम लोग कर सके, जिसने बिचौलिए का रोल पूरी तरीके से खत्म कर दिया। अभी तक क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या ये आती थी, भैया हमको इसने पैसा नहीं दिया, ठेके वाले ने पैसा रख लिया, ये खत्म हो गया, सीधा उनके बैंक में ट्रांसफर होने लग गया। मुद्रा योजना, स्टैंडअप योजना, स्टार्टअप योजना, ये सब आर्थिक विकास की तरफ ही ये योजनाएं लेकर जाती हैं। तो मुझे लगता है सबका साथ सबका विकास सही मायनों में हुआ है। लेकिन जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, जो स्टडी किया, जो जानकारी हासिल की है, चुनाव प्रचार के दौरान घूमने का मौका मिला है, जो यूथ है, जो युवा वर्ग है, वह भी रोजगार की तलाश कर रहा है, ये एक सच्चाई नहीं? बिल्कुल मैं मानूंगा। देखिए, हम लोगों ने 5 साल में हम लोगों ने प्रयास किया। देखिए, एक चीज मैं बोलूंगा, काम कम ज्यादा डिबेटेबल, पर आप हमारे प्रधानमंत्री जी की या कोई भी हमारे प्रधानमंत्री जी की नीयत पर सवाल नहीं उठा सकता। मुझे लगता है जितनी नेक नियति से उन्होंने पिछले 5 साल काम किया, इतनी ईमानदारी से अगर पिछले 70 साल में काम हुआ होता तो आज शायद हमारे देश का स्वरूप कुछ और ही होता। आज आप देखिए, ना सिर्फ राष्ट्रीय स्तर तो आप भूल ही जाइए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारा भारत एक महाशक्ति के तौर पर उभर कर आया। और अंतर्राष्ट्रीय भी छोड़ दीजिए, अब तो अंतरिक्ष में भारत एक महाशक्ति के तौर पर उभर कर आया। बिल्कुल। तो जिस तरीके से हमारे देश का मान सम्मान बढ़ा है, तो उसमें खैर कहीं उनकी नीयत पे मैं शक नहीं कर सकता। काम कम ज्यादा डिबेटेबल, इतनी बड़ी जनसंख्या है हमारे देश की, शिकायतें जरूर रही होंगी, पर मुझे लगता है कि अगले 5 साल जो हमारी सरकार को मिलेंगे और हमारे प्रधानमंत्री जी को मिलेंगे, उसमें बाकी के बचे हुए काम जरूर पूरे किए जाएंगे। किसान आज भी बोझ तले दबे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। देखिए, इसके लिए भी जरूरी है और मुझे खुशी है कि हमारे प्रधानमंत्री जी, देखिए, किसी का कर्ज माफ कर देना एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन जरूर हो सकता है, पर मैं पक्षधर हूं इस बात का ज्यादा कि उनको टेम्पररी रिलीफ देने से ज्यादा एक परमानेंट सोल्यूशन बनाने की जरूरत है। हमारे किसानों को एक ऐसे समय की कल्पना कीजिए कि उनको कर्ज लेने की जरूरत ही ना पड़े, और ये लक्ष्य है हमारे प्रधानमंत्री जी का, जब वो कहते हैं कि 2022 तक किसानों की आय को दुगना करना है, इस लक्ष्य के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। एमएसपी बढ़ाया, ये भी उसी दिशा में एक कदम उन्होंने उठाया। तो जैसा मैंने कहा कि जितने बचे हुए काम हैं किसान को लेकर, नौजवान को लेकर, मुझे लगता है आने वाले 5 साल में तमाम बचे हुए कार्य भी पूरे होंगे। 2014 में जब चुनाव प्रचार हुआ था तो उस समय विकास की बातें होती थी, लेकिन इस बार राष्ट्रीय सुरक्षा, इसके अलावा राष्ट्रवाद, ये सब जो इश्यूज बन गए, ये सब जो मुद्दे आ गए, ये कैसे हो गए? लगता है कहीं ना कहीं भटकाने की कोशिश? नहीं, भटकाने की बिल्कुल कोशिश नहीं है। मुझे लगता है कलेक्टिव मेजर्स हैं ये, जहां एक तरफ डेवलपमेंट भी बहुत बड़ा एजेंडा है हमारी सरकार का और हमारे चुनाव का, वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय सुरक्षा भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। उसके साथ कहीं कोई चूक नहीं हो सकती, उसके साथ आप उसको कभी भी आप उसको हल्के में नहीं ले सकते। और मुझे खुशी है कि जिस तरीके से भारत ने अपनी ताकत का एहसास दिलाया, कल भी मैं भी चौकीदार हूं कार्यक्रम में, जिस तरीके से प्रमुखता से प्रधानमंत्री जी ने इस बात को बताया कि हमारी पूर्व की सरकारें भी इस बात का दावा करती हैं कि भैया वो एंटीसैट मिसाइल हम लोग के भी पास थी, पर हम लोगों ने उसको छुपा के रखा। क्यों छुपा के रखा? आप जब तक दुनिया को अपनी ताकत का एहसास नहीं दिलाएंगे, तभी तो दूसरे ऐसे मुल्क जो कि कहीं ना कहीं असामाजिक गतिविधियों में लिप्त होते हैं, वो आपके ऊपर वार करना रोकेंगे। उनको एहसास होगा कि आपके पास क्या क्या ताकत है, आपके पास क्या क्या शक्तियां हैं, तो उसका एहसास दिलाना जरूरी है। तो वहीं राष्ट्रीय सुरक्षा भी एक बड़ा मुद्दा है और राष्ट्रवाद तो मुद्दा है ही। लेकिन लगता नहीं ये उद्धित राष्ट्रवाद है? पुलवामा के अटैक के बाद एक तरह का माहौल बन गया और इसको भुनाने की कोशिश की गई हो? बुलाने की कोशिश मैं नहीं कहूँगा, बट माहौल ज़रूर बना, इसको मैं कबूल करूँगा। बट ये माहौल बनाया नहीं गया। मुझे लगता है लोगों में जो ये दबी हुई भावना थी कि क्यों हम हमारे पड़ोसी मुल्क को उसकी भाषा में जवाब नहीं दे सकते, क्यों हम उसके घर में घुसकर, जिस तरीके से निरंतर वो हमारे अंदर घुसकर, मुंबई तक घुसकर, एक ऐसा हमारा फाइनेंशियल हब, वहाँ तक घुसकर अगर वो हमारे ऊपर अटैक कर सकता है तो हम ऐसी कार्रवाई क्यों नहीं कर सकते। इसीलिए मैं तो ईमानदारी से कहता हूँ, हमारे प्रधानमंत्री जी का 56 इंच का नहीं 156 इंच का सीना है। ये कार्रवाई सिर्फ वही कर सकते थे, ये इच्छा शक्ति। देखिए, हमारी सेना में ताकत है और वो निरंतर रही है, पर वो राजनीतिक इच्छा शक्ति का होना जरूरी है, उनकी उस ताकत को कार्यशैली में बदलने के लिए, जो सिर्फ और सिर्फ हमारे आज के प्रधानमंत्री में। आप कहते हैं डेवलपमेंट एक इशू है, लेकिन बिहार जैसे राज्य में अभी भी 2014 का जब चुनाव हुआ था तो विकास एक मुद्दा था, लेकिन 2015 के विधानसभा का चुनाव की बात कर लें तो उस समय जातीयता एक प्रमुख मुद्दा था। इस बिहार में अभी जातीयता एक मैटर है, एक इशू है। विडम्बना है, बट इस बात को मैं कबूल करूंगा कि कहीं ना कहीं जब यूपी बिहार के चुनाव आते हैं वो धीरे धीरे जातीयता पर सीमित हो जाते हैं। भारत के आप किसी भी और प्रदेश में चले जाइए, वहाँ पर डेवलपमेंट प्रायोरिटी होता है और उसके बाद कहीं अगर आपका जाति या धर्म ये सब अगर मुद्दा बनता है, पर यहाँ पर डेवलपमेंट से ऊपर कई बार हम लोगों ने देखा है कि जाति हावी हो जाती है। पर मेरा विश्वास है कि 2014 में पहली बार मैंने ये जातीयता के पैरामीटर्स को टूटते हुए देखा है और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले
आने वाले सालों में क्या इस लोकसभा के चुनाव में भी उम्मीद यही है कि विकास के नाम पर लोग मतदान करेंगे। अपने क्षेत्र में तो कम से कम मैं विकास के नाम पर ही लोगों से उनका मत मांग रहा हूँ। चिराग पासवान एक बेहतर स्टूडेंट रहे हैं, बीटेक की पढ़ाई की, क्या सोचकर आपने बीटेक किया? देखिए, शिक्षा, जैसे मैंने कहा कि शिक्षा के महत्व को मैं हमेशा मैंने माना है। पढ़े लिखे परिवार से आता हूँ, मेरे माताजी पिताजी सब पढ़े लिखे हैं। उन लोगों ने भी हमेशा इस बात पर जोर दिया कि पहले शिक्षा पूरी करनी ज़रूरी है। जब उनको इस बात का भी एहसास हुआ कि मैं कहीं ना कहीं मूवीज़ में भी जाना चाहता हूँ या फिल्में करना चाहता हूँ, तो उस वक्त भी उन्होंने कहीं किसी तरीके का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रखा, बट ये शर्त ज़रूरी थी कि पहले अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो। तो और मुझे खुशी है आज कहीं ना कहीं जो मैं कार्य कर पाता हूँ या अधिकारियों के साथ बैठकर एक संवाद कर पाता हूँ या कोई मुझे चला नहीं पाता है, उसका एक कारण ये भी है कि खुद की भी बुद्धि है, खुद का भी विवेक है और उसमें शिक्षा बहुत मदद करती है। और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे क्षेत्र के लोग ये केंद्रीय विद्यालय खुलवाना, मेडिकल कॉलेज लाना, इंजीनियरिंग कॉलेज लाना, हम लोगों ने तारापुर में ITI खुलवाया, ये सब उसी दिशा में कदम है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे क्षेत्र के ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे और आने वाले समय में एक ऐसे समय की मैं कल्पना करता हूँ जहाँ पे 100% शिक्षित मेरे क्षेत्रवासी हूँ। सवाल ये है, बॉलीवुड में जाने की क्यों सोची थी आपने? ऐसे ही वो एक फितूर था दिमाग में। कॉलेज के दिनों में, स्कूल कॉलेज में जब आप होते हैं तो आपके यार दोस्त ही आपको चढ़ा देते हैं कि अरे अच्छा दिखते हो, एक्टर बनो, वो फितूर चढ़ गया था। आप वाकई में अच्छे हैं। आप वाकई में दिखने में अच्छे हैं, स्मार्ट हैं, इसमें कहीं से भी दूर है। थैंक यू। नहीं, बट वो बस ऐसे ही शौक था। पर वहाँ जाकर मुझे एहसास हुआ, भले कोई परिवारवाद का आरोप लगाए, पर मैं ईमानदारी से बोलूँगा अगर मैं ये नहीं करता तो मैं क्या करता। मैंने कुछ और करने का भी मैंने प्रयास किया। ऐसा नहीं है कि मैं सीधा मैं आ गया कि भाई मेरे पास प्लेटफॉर्म तैयार है, अब मैं सीधा यही कर लूं। मैंने ईमानदार प्रयास किया वहां जाकर, पर सहज नहीं महसूस किया अपने आप को। वो कहाँ फील कर पाते हैं? कंफर्ट यहीं पे फील कर पाता हूँ, क्योंकि बचपन से मैंने पिताजी के साथ देखा ही है। उनके साथ रैलीज में जाता था, चुनावी सभाओं में जाता था, प्रचार में घूमता था। मतलब जब से होश संभाला यही देखा, तो यही सबसे ज्यादा सहजता से मैंने अपने अंदर अपनाया। और यही कारण है कि किसी और क्षेत्र में मैं उस तरीके से प्रदर्शन नहीं कर पाया जिस तरीके से मैं यहाँ पर कर पा रहा हूँ। परिवारवाद मैं विनम्रता से कबूल करता हूँ कि है, बट जो बाकी का और कैडर है जो अपनी मेहनत से यहाँ तक पहुंचा है, उनको भी श्रेय मिलना चाहिए। हमारे साथ फिलहाल मौजूद है सांसद चिराग पासवान। बात चल रही थी, सांसद जी अभी एक सभा को आपने संबोधित किया और उसमें आप कह रहे थे कि बिहार सरकार भी अब हमारे साथ है और डबल इंजन के साथ हम काम करेंगे। पहले कुछ परेशानियां आई थी। देखिए, कहीं ना कहीं ये प्रैक्टिकल इश्यूज तो आते ही हैं। व्यवहारिक समस्या है ये कि जब राज्य सरकार केंद्र सरकार की तर्ज पर नहीं होती है, और यही बात मैं जनता को भी समझाता हूं कि हमारे प्रदेश की विडंबना ये रही कि अगर आज आज़ादी के 70 साल के बाद भी बिहार उस तरीके से विकास नहीं कर पाया जिस तरीके से दिल्ली बम्बई जैसे शहर ने विकास किया। क्योंकि मैं दोनों जगह रहा हूं और मेरे लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय होता था कि मैंने आज तक कभी नहीं सुना कि कोई दिल्ली का लड़का बिहार आता हो शिक्षा के लिए, या कोई बम्बई का लड़का बिहार आता हो रोजगार के लिए। हम बिहारी ही दूसरे प्रदेश जाते, तो क्यों वैसा विकास नहीं हुआ? उसका सबसे बड़ा कारण ये भी रहा कि पिछले 27 सालों में कभी भी केंद्र की तर्ज पर राज्य में सरकार नहीं रही। आज 27 साल के बाद पहली बार ये सुनहरा मौका हमारे प्रदेश के लिए आया जहां पर केंद्र की तर्ज पे राज्य में भी सरकार है और दोनों सरकारों का नेतृत्व दो ऐसी शख्सियत कर रही है। एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, दूसरे हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, जिनकी सोच सिर्फ और सिर्फ विकास से जुड़ी हुई है। जंगल राज का विकल्प बनकर हमारे मुख्यमंत्री जी आए थे और उन्होंने जिस तरीके से पिछले 15 सालों में हमारे प्रदेश को आगे लेकर गए हैं, और अब जैसा हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं कि डबल इंजन की सरकार लग गई है, इसका मैंने भी अनुभव किया शुरू के 3 साल। और लोग बोलते भी हैं क्षेत्र की जनता कि भैया शुरू में आपका काम उतनी तेजी से नहीं दिखता था जो पिछले 1.5-2 साल में दिखा। उसका कारण ही यही है कि अब जिला प्रशासन का सहयोग मिलता है। एक समय ऐसा भी था, मैं आपको बताता हूँ, कि जब मुझे एक सांसद होने के बावजूद मैं DM कार्यालय के सामने दिन भर जमीन पर धरने पर मैं बैठा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे कार्य नहीं होते थे। आपने महानगरों का उदाहरण दिया, मुंबई का, दिल्ली का, मन में एक पीड़ा होती है वहां से जब कंपेयर करते हैं बिहार को? नहीं, बिल्कुल पीड़ा होती है और मुझे लगता है ये सबसे महत्वपूर्ण कारणों में से एक रहा। देखिए, मैं जब फिल्मों में था, पहली फिल्म मैंने की, 2 साल 4 साल और वहाँ पर मेहनत करता, तो आज की तारीख में मुझे लगता है मैं कहीं ना कहीं एक अपना डिसेंट मुकाम वहाँ पर मैं अपने लिए बना लेता। पर वहाँ पर ये सब चीज़ों को देखकर पीड़ा ज़रूर होती थी, जिस तरीके से पहली बात तो क्यों हम लोगों को दूसरे प्रदेश आना पड़ता, और उसके बाद जिस तरीके से वहाँ पर उन्हें अपमानित किया जाता है, उनके ऊपर लाठियाँ चलाई जाती हैं, ये एक सबसे बड़ा कारण बना जिसकी वजह से मैं वो शहर छोड़कर, मुंबई छोड़कर मैं वापस अपने प्रदेश में आया। उस दिन मैंने निर्णय लिया कि वापस जाऊंगा प्रदेश और अपने प्रदेश का खोया हुआ मान, सम्मान, गौरव वापस लेकर आऊंगा। आप रामविलास पासवान जी के पुत्र हैं, इसका कितना फायदा मिला आपको? लोग बोलते हैं कि जब आप एक बड़े व्यक्तित्व के सुपुत्र होते हैं तो आपको फायदा होता है। मेरा मानना यह है कि जब आप किसी इतने बड़े व्यक्तित्व के आप सुपुत्र हैं तो वो आपका सौभाग्य हो सकता है, आपकी काबिलियत नहीं।
सौभाग्य से इस क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो मुझे चुनाव लड़ने का मौका मिल सकता है, बट जीत मेरी काबिलियत पे निर्धारित होगी। आपने स्ट्रगल किया, उसका फायदा मिला। बिल्कुल, मैंने स्ट्रगल किया उसका, मुझे अगर सिर्फ उनका सुपुत्र होना ही जीत का पैमाना होता तो मुझे लगता है अभी तक जितने भी बड़े बड़े मंत्री, प्रधानमंत्री के बच्चे रहे हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्षेत्र में बड़ा अच्छा काम कर रहे थे, बट कई ऐसे हैं जिनका हम नाम नहीं जानते। एक और उदाहरण दूंगा, मेरी बड़ी बहन मीसा, वो पिछली बार चुनाव हार गई, लालू जी की सुपुत्री थी। सिर्फ उनकी सुपुत्री होना ही अगर एक पैमाना होता तो उनको भी चुनाव जीतना चाहिए था, बट अंतोगत पर कहीं ना कहीं एवरीथिंग बॉल्स डाउन टू योर पोटेंशियल। आप में काबिलियत है तो आप आगे निकलेंगे, काबिलियत नहीं है तो आप किसी भी परिवार से आए, किसी के भी आप सुपुत्र हों, कुछ काम नहीं आएगा। जब 2014 में लोकसभा का चुनाव हो रहा था तो उस दौरान एक फैसला लेना था कि आप यूपीए के साथ जाएंगे या एनडीए के साथ जाएंगे। आप लोगों ने एनडीए का साथ चुना, तो ये कहा भी गया, ये टिप्पणी भी की गई कि ये एक मौसम वैज्ञानिक का फैसला है। मैं इसको कॉम्प्लीमेंट के तौर पर ही लेता हूँ। एक्चुअली शुरू में काफ़ी समय तक मेरी समझ में नहीं आता था कि लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि कॉम्प्लीमेंट कर दे रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं कि आपकी तारीफ कर रहे हैं, बट बहरहाल अब मैं इसको तारीफ के तौर पर ही लेता हूं, क्योंकि अब जब मैं पिछले 5 साल से खुद जनता के बीच हूं, 6 साल से मैं सक्रिय राजनीति में हूं, अब मुझे समझ में आया कि जनता की नब्ज को समझना कोई आसान काम नहीं है। उसको जानना, उसको पहचानना और उसके आधार पर अपने फैसले लेना, अपना निर्णय लेना, ये बहुत बड़ी बात है। और अच्छे अच्छे राजनेता इस बात को नहीं कर पाए। इतिहास गवाह रहा है कि कई ऐसे राजनेता हैं जिनका राजनीतिक के भविष्य खत्म हो गया क्योंकि उन्होंने परिस्थिति को समझा नहीं, जनता की नफ्स को परखा नहीं और ऐसे सही समय पर सही फैसले नहीं ले पाए। पिताजी लेने की क्षमता रखते हैं, तो जब कोई उन्हें मौसम वैज्ञानिक बोलता है तो मैं गर्व ही महसूस करता हूँ। आपने कहा इस बार भी 2019 में आप एनडीए के साथ हैं, तो कितनी संभावनाएं दिखती है एनडीए के लिए इस बार? देखिए, पिताजी को शुभ संकेत के तौर पर भी माना जाता है। जिस गठबंधन के साथ वो गए, 2004 में यूपीए के साथ गए, यूपीए की सरकार बनी, 2014 में एनडीए के साथ आए, एनडीए की सरकार बनी। इससे पहले भी देवेगौड़ा जी के 5 प्रधानमंत्री के साथ उन्होंने काम किया, ये भी एक बड़ी उपलब्धि है। वीपी सिंह जी के साथ उन्होंने काम किया, देवेगौड़ा जी के साथ उन्होंने काम किया, आई.के. गुजराल साहब के साथ उन्होंने काम किया, अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ उन्होंने काम किया, मनमोहन सिंह जी के साथ उन्होंने काम किया, और अब आज के हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ वो काम कर रहे हैं। तो ये अपने में एक बहुत बड़ा अनुभव है। बट जैसा मैंने कहा कि शुभ संकेत के तौर पर उन्हें देखा जाता है, और इस बार क्योंकि वो एनडीए के साथ हैं तो संकेत इसी तरफ दर्शा रहे हैं कि पुनः एनडीए की सरकार बनेगी, और पिछली बार से ज्यादा मजबूत इस बार एनडीए की सरकार बनेगी, और पुनः हमारे आज के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। क्योंकि बहुत पहले ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय रामविलास पासवान जी संसद में खड़े होकर उन्होंने कहा था कि 2024 तक कोई वैकेंसी नहीं है प्रधानमंत्री पद के लिए, यही पुनः प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। बिहार में कितनी सीटें लाएंगे? ईमानदारी से बोलूं, बिना इसको इस बात में समझे हुए कि मैं विपक्ष में हूं या विरोधी हूं इसलिए मैं महागठबंधन की आलोचना कर रहा हूं, ईमानदारी से आप समीकरण भी देखें, 2014 से ज्यादा मजबूत समीकरण हमारा इस बार है क्योंकि नीतीश जी हमारे साथ हैं। ये बात मुझे इस बात का विश्वास दिलाती है कि 2014 से ज्यादा बेहतर प्रदर्शन हम लोग 2019 में करेंगे। उस वक्त 31 सीट हमारा गठबंधन जीता था। इस बार मेरा लक्ष्य, मेरा मानना और मेरा विश्वास, तीनों चीजें ये है कि हम लोग 40 की 40 सीटें जीतेंगे। बट डेफिनेटली अगर कोई ऐसी परिस्थिति बनती है कि हम 40 नहीं भी जीते तो हम लोग डेफिनेटली 36 से ऊपर जाएंगे, ये मैं दावे के साथ। केंद्र सरकार की नीतियों पर लौटते हैं, नोटबंदी और जीएसटी की बात कर लेते हैं। एक आम जनता को क्या फायदा हुआ इससे? देखिए, मुझे पूरी उम्मीद है, विश्वास है कि जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी ने इतना बड़ा फैसला डीमोनेटाइजेशन का उन्होंने लिया, और उस वक्त उन्होंने कई ऐसे विषय उन्होंने उठाए थे कि आतंकवाद से लेकर काले धन से लेकर कई ऐसी परिस्थितियां हैं पड़ा जिनमें सुधार आएगा। और मुझे खुशी है कि कुछ समय पूर्व मैंने भी पुनः ये सवाल मैंने पूछा था, क्योंकि एक सांसद होने के नाते मैं भी चाहता था कि मैं अपनी क्षेत्र की जनता को ये विश्वास दिलाऊं कि ये जिस सरकार का हम लोग हिस्सा हैं, जो निर्णय उस सरकार ने लिए हैं वो कितने सही हैं। मुझे आदरणीय वित्त मंत्री जी ने खुद लिखित तौर पर 4 पन्ने का एक उन्होंने पूरा डिटेल उन्होंने भेजी कि नोटबंदी से, डिमोनेटाइजेशन से क्या क्या फ़ायदे हुए, क्या क्या लाभ हुए हम लोगों को, जो मैंने अपने ट्विटर हैंडल पे मैंने अपलोड भी किए हैं, मेरे फेसबुक पर भी हैं। और जैसा मैंने कहा कि मेरा विश्वास हमारे प्रधानमंत्री जी पर है कि जो निर्णय वो लेंगे उनकी नीयत पर कोई शक नहीं है। जो निर्णय वो लेंगे वो हमारे देश की सामाजिक और आर्थिक विकास को नज़र में रखते हुए ही लेंगे। लोकसभा चुनाव का जो परिणाम आएगा उसका फर्क पड़ेगा बिहार विधानसभा के चुनाव पर, और क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा अगला बिहार विधानसभा पर? डेफिनेटली यस, 2019 के परिणामों का असर 2020 में जरूर पड़ेगा। वैसे बहरहाल लोकसभा के चुनाव अलग होते हैं, विधानसभा के चुनाव अलग होते हैं, लोकसभा के मुद्दे अलग होते हैं, विधानसभा के मुद्दे अलग होते हैं। बट हाँ, कहीं ना कहीं अब जनता भी इस बात को समझने लगी है कि दोनों सरकारों का एक तर्ज पर होना बहुत जरूरी है, डबल इंजन की सरकार का बनना बहुत जरूरी है। तो मुझे लगता है कि जैसे ही हम लोग 2019 में एनडीए की सरकार बनाए
जाएंगे, 2020 के परिणाम भी उसी के साथ घोषित हो जाएंगे कि पुनः हमारे आज के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी 2020 में पुनः हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। चिराग पासवान युवा दलित चेहरा हैं, क्या कभी बिहार के मुख्यमंत्री होंगे चिराग पासवान? देखिए, लक्ष्य मेरा वो नहीं है। लक्ष्य जैसा मैंने कहा कि जो अनुभव मेरा दिल्ली बिहार में रहने को लेकर हुआ वो एक कारण बना कि मैं बिहार आऊँ। तो लक्ष्य मंत्री बनना, मुख्यमंत्री बनना कभी नहीं रहा। जिस भी जगह पर हूँ अपना योगदान अपने क्षेत्र, अपने प्रदेश और अपने समाज के लोगों के विकास में दे पाऊँ, ये मेरा आज की तारीख में लक्ष्य है। उसी को मैं निभा रहा हूँ। रास्ते में जो जिम्मेदारियां मिलती जाएंगी उसको भी उतनी ईमानदारी से निभाऊंगा। तो इस वक्त जो लोजपा के वर्कर्स हैं वो पहुंच गए हैं अपने सांसद चिराग पासवान के साथ, और देखिए बिल्कुल ये तस्वीर है, चाहते हैं कि अपने सांसद को वो माला पहनाए, और सांसद चिराग पासवान खुद गाड़ी से उतर गए हैं और अपने जो वर्कर्स हैं उनसे रूबरू हो रहे हैं। और बिल्कुल यही उत्साह देखने को मिलता है, जो लोजपा के वर्कर्स हैं जगह जगह रोककर इसी तरीके से वो अपने नेता को माला पहनाते हैं। जो जमुई के वोटर हैं वो मिल रहे हैं। सुरक्षा कर्मी जरूर जो लोग हैं उन्हें दूर कर रहे हैं, लेकिन खुद चिराग पासवान अपने सुरक्षा कर्मियों को हटा रहे हैं और वो एक एक वोटर से मिल रहे हैं। चिराग पासवान जिंदाबाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, और इस तरह के नारे लगातार करूंगा। हमारे कहना में ये देखिए सामने जो स्मृति द्वार बना हुआ है, ये हमारे एक जवान यहाँ पर शहीद हुए थे, और मैंने अपने वेतन से, क्योंकि अब सांसद दीदी साहब ये सब कर नहीं सकते, तो मैंने अपने वेतन से मैंने ये द्वार का मैंने यहाँ पर मैंने निर्माण करा। अब ये देखिए जितने बच्चे यहाँ पर है, जब जब इस द्वार को देखेंगे तो उनके अंदर भी भावना आएगी, उनको याद करेंगे और उनकी कुर्बानियों को वो याद करेंगे। कितना कॉस्ट आया था इसका? मैंने अपनी वेतन से मैंने दिया, उस वक्त मैंने 1 लाख रुपए, और अपने जितने भी साथी हैं उन सब से मैंने चंदा इकट्ठा कर कर इसके द्वार का हम लोग निर्माण करवा रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, क्या बता रहे हैं? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे बच्चे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बढ़िया काम किए हैं। युवा के चाहते हैं, युवा के हम लोग ये वोटर है, इनका उत्साह अपने सांसद के प्रति, और ये चाहते हैं कि इस बार चिराग पासवान केंद्र में जमुई संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व न कर सांसद करें बल्कि केंद्र में मंत्री भी बने। पासवान जिंदाबाद, पासवान जिंदाबाद। और मैं चाहूंगा कि ये भी आप रखें, मैंने जनता से वादा किया था कि एक एक पाई का हिसाब उनको देकर जाऊंगा। इसमें उस हर पाई का हिसाब है, जो योजनाएं मैंने की और जो सांसद निधि के माध्यम से और जो छोटे बड़े कार्य, और इसमें वो सारे लाभार्थी भी हैं जो इस तरीके के शिविर। आप वैसे सांसद हैं जिन्होंने अपने फंड की सर्वाधिक राशि खर्च की है। जी, मेरी कोशिश, मैंने सिर्फ अपनी ही नहीं, प्रीवियस सांसद की भी कुछ 1.25 करोड़ की राशि बाकी थी, वो भी यूज किया, और हमारे मंत्री बिहार सरकार में जो मेरे चाचा जी भी हैं उनसे भी मैंने 1 करोड़ रुपए मांगे, वो MLC है तो उनका भी फंड है, उनसे भी मैंने 1 करोड़ रुपए लेके खर्च किए, तो मैंने मांग के भी खर्च किया। उतर जाता विद्यालय नहीं, प्राथमिक विद्यालय नहीं, बच्चे को पढ़ने में सब जाने में बहुत 2 किलोमीटर जाना पड़ता है। प्राथमिक विद्यालय नहीं, बच्चे के पढ़ने के लिए बहुत जरूरी स्कूल की आवश्यकता है यहाँ। चिराग पासवान को जानती है ना? काम किए आपके क्षेत्र में? क्या किए हैं क्षेत्र में? साधन नहीं, बच्चा पढ़ने स्कूल सरकारी खुल गया बहुत। ये स्कूल कब खुला है? खुल गया, कम था। आप एक दिव्यांग शख्स हैं, बावजूद इसके अपनी ट्राईसाइकिल से आप प्रचार कर रहे हैं। जी। आप लोगों को क्या कहना चाहते हैं? हम लोग से फिर से चाहते हैं कि एक बार और हमारे क्षेत्र में वो। आप क्या बांट रहे हैं? हम मफलर बांट रहे हैं लोक शक्ति पार्टी का। सांसद चिराग पासवान ने जिस दिन अपना नामांकन दाखिल किया था उस दिन भी उन्होंने गणपति की आराधना की थी, और चुनाव प्रचार के दौरान भी वो लगातार मंदिरों की तरफ रुख कर रहे हैं। अभी से थोड़ी देर पहले एक मंदिर में थे और आज दूसरी मंदिर में पहुंचे हैं। ईश्वर में गहरी आस्था है चिराग जी आपकी? गहरी आस्था विशेष तौर पर यहाँ पर भगवान महावीर की लगभग 2600 साल पुरानी एक प्रतिमा यहाँ पर है, जो कुछ समय पूर्व चोरी हो गई थी। भगवान महावीर के भाई नंदीवर्धन जी ने खुद उस प्रतिमा की स्थापना की थी, और जब वो प्रतिमा चोरी हुई थी तो ये पूरे क्षेत्रवासियों के लिए और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैन समुदाय के लोगों के लिए जो आस्था रखते हैं इसमें, उनके लिए ये बहुत बड़ी चिंता का विषय था। उस वक्त मैंने पार्लियामेंट में भी मैंने इस प्रश्न को उठाया था, और आज हमें खुशी है कि वापस भगवान अपने स्थान पर है और वहाँ से हम सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। पानी के साधन बहुत बढ़िया दिया, हर गांव में कर दिया, पानी का काम किया। पहले नहीं था? नहीं, पहले नहीं था। ये कौन किया? ये आप सरकार किया, चिराग पासवान किए। हाँ, चिराग पासवान किया। इस वक्त बर्डी जो जमुई संसदीय क्षेत्र है वहां बर्डी पहुंचे हैं, और लगातार कई घंटों तक
हर गांव में, हर घर में कह लें आप, वो डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं और लोगों से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, भीषण गर्मी है और गर्मी के बीच प्यास लग रही होगी और अब नाश्ते का भी वक्त हो चला है और सांसद चिराग पासवान अपने वर्कर के साथ हैं और फिलहाल आप देख रहे हैं कोल्ड ड्रिंक्स ले रहे हैं। काफी सघन और व्यापक प्रचार अभियान, और उसमें जाहिर सी बात है थकावट भी होती होगी। थकावट तो खैर पूरी तरीके से नजरअंदाज हो जाती है जब सबका साथ मिलता है। इसको आप वोट में कितना कन्वर्ट कर पाएंगे? देखिए, मुझे उम्मीद है कि ये पूरा उत्साहित वोटर है। ये सिर्फ उत्साह सिर्फ देखने के लिए नहीं है, उत्साह सिर्फ हाथ मिलाने के लिए नहीं है। मुझे लगता है कि स्वतः सब अपने आप सबने जिम्मेदारी ले रखी है कि हम सबको मतदान केंद्र जाना है और हम सबका एक ही लक्ष्य है। जितना मेरा लक्ष्य है उतना ही मुझे लगता है हमारे तमाम साथियों का लक्ष्य है कि हमारे आज के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को पुनः देश का प्रधानमंत्री बनाना है। तो उस लक्ष्य में सब एकजुट होकर, एक साथ होकर लगे हुए हैं। निश्चित तौर पर चिराग पासवान सांसद जमुई संसदीय क्षेत्र के दावा है, जो समर्थन मिल रहा है वो कहीं न कहीं वोट बैंक में तब्दील होगा। हालांकि ये सांसद के दावे हैं और देखना होगा जब चुनाव होना है 11 अप्रैल को फर्स्ट फेज के लिए जमुई में, उस दिन वोटर कितना साथ देते हैं अपने सांसद चिराग पासवान का। क्या कहना चाहती हैं चिराग पासवान? क्या कहना चाहते हैं? गरीब आदमी को तो क्या जीतेगा तो देगा हम सब के रोजी रोजगार है क्या? घर द्वार मट्टी मथी के है या क्या? यही उनसे आपने मांग रखी है। हाँ। क्या काम बाकी रह गया जमुई में अभी गांव देहात में छोटा छोटा जो गांव से जो जुड़ा हुआ रोड है उसका स्थिति थोड़ा खराब है। सड़क बननी चाहिए जी। चुनाव प्रचार खत्म करने के बाद सांसद चिराग पासवान वापस होटल चले आए हैं और ये शाम का वक्त है और अभी भी कार्यकर्ताओं की भीड़ यहाँ पर जुटी हुई है जो अपने नेता से मिलना चाहते हैं। हम सांसद चिराग पासवान से जानेंगे कि अब उनका क्या आगे का रूटीन होगा, किस तरीके से। फिलहाल जो वर्कर्स हैं पार्टी के, उनसे वो मिल रहे हैं और उन्होंने सुबह में बातचीत के दौरान बताया भी था कि शाम में जब पार्टी के वर्कर्स आते हैं उनके साथ मीटिंग होती है और फिर आगे की रणनीति तैयार की जाती है कि कल किस तरीके से चुनाव प्रचार करना है। चुनाव प्रचार से लौटने के बाद अभी भी कार्यकर्ताओं की काफी लंबी भीड़ यहाँ देखने को मिल रही है। अभी भी वही है, रोज का रूटीन ही यही है, दिन भर चुनाव प्रचार में। कितने बजे तक इन सारे जो वर्कर्स हैं उनसे आप निवृत्त होते हैं, उनसे फ्री होते हैं? 2-2:30 बजे तक। 2-2:30 बजे रात बज जाता है। फिर सोने का कितना वक्त मिलता है आपको? उसके बाद जितना समय मिल जाता है। सुबह भी थोड़ी जल्दी शुरू होती है, 7 बजे से हम लोग दिन अपना शुरू कर देते हैं। उससे पहले मैं थोड़ा और पहले उठता हूँ, थोड़ा सा स्पिरिचुअल हूँ, पूजा पाठ में विश्वास रखता हूँ, तो आधा पौना घंटा मैं उसके लिए भी अपना अलग से निकालता हूँ और उसके बाद अपने दिन की शुरुआत करता हूँ। चिराग जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया, न्यूज़ 18 को समय दिया और बेस्ट ऑफ लक आपके लिए। बेस्ट ऑफ लक। आपने भी बहुत मेहनत की, उसके लिए भी बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सांसद एट 18 में आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।